परेशान है। नहीं, इस समय भूत पूर्व पारदान है, भूत हूँ। इसको तोड़ दीजिए आप, इस स्टिक को। ये शामा बहुत अच्छा, इन्होंने सारी स्टिक तोड़ दी है। आपसे नहीं टूट रही थी, कोई बात नहीं। इसको तोड़िए बेटा, इसको आप दीजिए, इसको रख लीजिए अपने। लगा दाल चावल खा के आए, रोटी नहीं खाए हैं। आगे उनको दे दीजिए, दीदी को दे दीजिए। कोई बात नहीं, हाँ उनको दे दीजिए। आपसे नहीं हो रहा, आप आगे पास कर दीजिए। पैर से मत तोड़िए, फिलहाल हाथ से ही तोड़ दीजिए। उनको दे दीजिए, आगे दे दीजिए। पूरी जान लगाए हैं, ठीक है ठीक है। कोई बात नहीं, इन लोगों के लिए तालियां। तो आप लोग समझ गए ना हम क्या बताना चाह रहे हैं या क्या बोलना चाह रहे हैं। वो एक लकड़ी थी, इन्होंने सब लोगों ने तोड़ दी, मगर ये एक खिट्टा है तो कोई नहीं तोड़ पाया। तो मेरा बस यही मकसद है कहने का और बताने का कि एकता में बल है। मैम आपका क्या नाम होगा? जैसे माता जी ने बोला कि हम जब साथ में रहेंगे तो खुश रहेंगे, तो हमें आप ये बताइए कि जो ये कारण है, लोग अलग क्यों होते हैं? वो अपने में माँ बाप को नहीं समझते हैं, उनकी मजबूरी को, उनकी जैसे खिलाए पिलाए बड़ कर नहीं समझते हैं, उनके मन में बम आ जाता है। तो आपको क्या लगता है इसमें कहीं ना कहीं संस्कार की भी कमी है, या बेटे या लड़के में या लड़की में संस्कार की भी कमी हमें लगता है होती होगी? हाँ। तो नहीं समझ पाते हैं भाई, माँ बाप की भी, किसी का भी, समाज का भी, कि क्या है समाज, हमारे माँ बाप ने क्या क्या किया है हमारे साथ, वो नहीं समझ पाते हैं, बगाव में आ जाते हैं, इसलिए घर बिगड़ जाता है। सही, जैसे इन्होंने कहा कि घर बिगड़ जाता है, तो ये हमें समझना चाहिए और हमें बच्चों को समझाना चाहिए स्टार्टिंग से ही कि माँ बाप की इम्पोर्टेंस क्या है, संस्कार उनको बताने चाहिए कि ऐसे नहीं कि किसी के बहकावे में आए वो। तो हम सबसे कहेंगे कि एकता के साथ रहिए, घर परिवार बहुत जरूरी है। जैसे आजकल क्या हो गया, ट्रेंड हो गया है कि मेड रख के बच्चे पाल देते हैं जो पेरेंट्स होते हैं, जो अलग हो जाते हैं। तो हम कहना चाहेंगे कि वो बच्चा, उसके पास सारे रिश्ते हैं, दादा दादी चाचा कजन भाई बहन सब हैं, मगर वो क्या है, अकेले पल रहे होते हैं। जो पेरेंट्स हैं वो तो ऑफिस चले जाते हैं, अगर वो वर्किंग वाले हैं वो सुबह उठ के ऑफिस चले गए। बच्चा दिन भर कैसे रह रहा है, किस हाल में रह रहा है, उसके साथ कैसे व्यवहार किया जा रहा है, वो नहीं देख पाते हैं। तो हम सबसे कहेंगे कि अपने परिवार के साथ रहिए और अपने बच्चों का भविष्य मत खराब करिए। आपके थोड़े सुकून और खुशी के चक्कर में आपके बच्चों का भविष्य खराब होगा। उस बच्चे के पास सारे रिश्ते रहते हुए भी वो अकेले पलते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको जो माहौल मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, वो अकेले में ही रहते हैं। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि स्कूल, लोग सोचते हैं कि मेरा बच्चा स्कूल रह रहा है, हम ऑफिस रह रहे हैं, क्या टाइम बच रहा है। स्कूल बहुत ज्यादा बच्चे रहेंगे, 4 से 5 या 6 घंटे रहेंगे, बाकी टाइम उनको घर में ही देना होता है। और अगर वो अपने रिश्ते में रहेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा और अच्छे संस्कार और परवरिश के साथ बड़े होंगे। एक है कि हम सबको गांव-गांव जाकर बताते हैं, कुछ लोग बातें नहीं करते हैं। हाँ, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरा नमस्कार, मैं इब्तिशा एम्पल फाउंडेशन की तरफ से आज आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। हमारे फाउंडेशन का मोटिव है कि सबको एकता और मानवता की तरफ अग्रसर करना, तो उसी पे हम लोग आज आप लोगों के बीच में उपस्थित हैं। देखिए, हम सब लोग गांव से जुड़े हुए लोग हैं, तो गांव एक अपने आप में अलग ही खूबसूरत जगह है जो अपनी सादगी बयान करता है। तो हम उसी पे कुछ बता रहे हैं आप लोगों को। जैसे गांव क्या है, देखिए गांव में जो सुकून है, गांव की उगता हुआ सूरज जब एक सुबह लेके आता है तो एक नया अवसर लेके आता है। उसका हम कैसे इस्तेमाल करते हैं ये भी हमारे लिए बहुत मैटर रखता है कि हम उसका अपनी ज़िंदगी में कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। उगता हुआ सूरज हमेशा हमारे लिए एक नया अवसर लेके आता है।
ठीक है, ऐसी लहलहाते खेत जो अपने आप में अलग ही मग्न है, सुकून का, यहाँ पे कितना सुकून है। शहर में ये चीजें हमें मिलेंगी नहीं, शहर में ये चीजें हमें नहीं मिलेंगी। वहाँ पे जो भाग दौड़ भरे लोग हैं, ना किसी के लिए एक दूसरे के लिए वक्त है, वो चीजें अभी बहुत अच्छा लगता है ये देख के कि गांव में अभी ये चीजें जिंदा हैं, मानवता भी जिंदा है और ये अपनापन भी जिंदा है। तो ये सादगी हमें हमेशा ऐसी जिंदा रखनी है। तो इसी पे हम लोग कार्य कर रहे हैं, जा के लोग को जागरूक कर रहे हैं और आप लोग का साथ रहेगा तो हम लोग शायद बहुत आगे तक जाएं। तो देखिए गांव यही है जहाँ चूल्हे माचिस के लौ से जलाया जाता है, उसे गांव कहते हैं। हमको अपना गांव पसंद है, हमको आप लोग भी आए, हमको बहुत खुशियाँ आए। आप लोग क्योंकि शिक्षा के बारे में बता रहे हैं, अगर बच्चे माने तो आगे उनकी भविष्य जागरूक हो जाएगी, जागता हो जाएंगे, वो आगे बढ़ सकते हैं। हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं मैडम जी, हम नहीं बोल पाती हूँ। आप नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है, इसीलिए तो हम लोग आपके बीच आए हैं कि देखिए मैं यहाँ के बच्चों को ये कहना चाहूंगी कि ये जो इन्वायरमेंट है ना शहर में नहीं मिलता है, जो सुकून, जो अच्छे, बस आपको क्या करना है, आपको शिक्षा पे ध्यान देनी है, आपको पढ़ाई करना है। यहाँ पे आप पता है, आप यहाँ पे योगा कर सकते हैं सुबह, आप नहीं भी करेंगे तो भी आपको ताज़ी हवा मिल रही है। तो ये चीजें शहर में विलुप्त हो गई हैं, खत्म हो चुकी हैं। शिक्षा से ये मतलब नहीं कि स्कूल चले गए तो शिक्षित हो गए। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की शिक्षा का स्तर क्या है, क्या हम अपने बच्चों को सही शिक्षा दे रहे हैं, बस उस पर थोड़ा सा हमें काम करने की जरूरत है और हमें जानने की जरूरत है कि हमारा क्या अधिकार है। मानवता तो है ही, देखिए एक इंसान में अगर शिक्षा है, मानवता नहीं तो भी वो अधूरा है, और अगर सिर्फ मानवता है तो भी कहीं ना कहीं अधूरा है। कि जब एक माँ संकल्प कर लेती है तो उनके बच्चों को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये बाधा है नहीं कि हम पढ़े लिखे नहीं, आप कोशिश करिए, आप उनको बहुत अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करिए। देखिए वो सही टाइम पे बैठ रहे हैं कि नहीं पढ़ने, खेल कूद भी जरूरी है, खेले कूदे, लेकिन पढ़ाई भी जरूरी है। तो बस उस पर ध्यान देना है, तब जाके आप कहीं आपके बच्चे सक्सेस हो पाएंगे। हाँ मैडम जी, आप लोगों के आने से हमारे गांव में बड़ी खुशी है और हमारे गांव की महिलाएं जो हैं आज आपकी बात को सुन करके लग रहा है कि अब शिक्षा की तरफ इन लोग आकर्षित होगी। जानना हम लोग को जरूरी है कि हमारा क्या हक है। जी बाबा साहब ने, भीमराव अंबेडकर साहब ने जी यही बताए थे कि आप लोग पढ़े लिखे, संघर्ष करिए, शिक्षित बने। जी तो उसी पे चलना चाहिए ना, वो हमें हमारे में चल रहा है ना, बच्चे कोई चल रहा है ना, बहन जी लोग चल रही है। हम तो बहुत अपने बच्चों को दबाव बनाए बहन जी, मैडम जी, लेकिन क्या कहते हैं यहाँ के लोग सारे माता बहनों कि बहुत दबाव बनाए है, इसलिए इसका बच्चा बिगड़ गया। नहीं, आप लोगों को कहने दीजिए, जब आप पढ़ाने पे आएंगे तो उनको पढ़ाइए। लेकिन क्या कहें, जब बच्चे बिगड़ जाते हैं तो कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। हम तो बहुत सोचे कि ये बच्चा नहीं बिगड़े, लेकिन जब बिगड़ गया तो फिर क्या। यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय माता जी, दादी जी और दादाजी लोग, अंकल जी लोग और मेरे प्यारे भाई बहनों को मेरे तरफ से नमस्कार। मेरा नाम प्रतिमा है। मैं पहले आप लोग से एक छोटा सा सवाल करना चाहूँगी, बहुत छोटा सा सवाल है, उसका जवाब ये बच्चे भी दे सकते हैं। माइक दे दीजिए। हमें ये बताइए कि आपका सबसे फेवरेट रंग कौन सा है? रेड। रेड कलर, नाइस और अच्छा है। अच्छा आप बताइए, आपका नाम क्या है? आंचल यादव। आपका फेवरेट कलर कौन सा है? ब्लैक। नाइस। और इनका, आपका क्या नाम है? तनिष्का यादव। आपका फेवरेट कलर कौन सा है? रेड। वाह, सबका रेड ब्लैक, कुछ न कुछ सबका कलर जो है कि ये पूछना चाहूंगी कि ऐसे कितने लोग हैं जिनको काला रंग पसंद है? अच्छी बात है ना कितना कि सभी लोगों को काला रंग, वो या तो ड्रेस में हो या तो किसी ऐसे सामान में हो, जैसे मोबाइल हो गया, उसका कवर हो गया, लैपटॉप हो गया और सारी चीजें जो है कि काला रंग पसंद आता है। लेकिन जब वही एक इंसान की बात आती है, एक व्यक्ति की बात आती है, तो उनके साथ भेदभाव क्यों होता है? कुछ ऐसे हमारे समाज में भेदभाव के भावनाओं से चल रही जो मानसिकताएं हैं, वो कहीं न कहीं
उस व्यक्ति का बहुत बड़ा नुकसान करता है। उसे नहीं पता चलता है कि आपके भेदभाव से उसका विकास कितना रुक जाता है, उसकी मानसिकताएं कितनी रुक जाती हैं। जैसे एक काला व्यक्ति है तो उसके मन में ये आने लगता है कि हमसे दूरी बना रहे हैं लोग समाज में और हमको ऐसे जो भेदभाव की नज़रों से देखते हैं। ऐसा उसके मन में आता है कि अगर मैं जन्म भी ना लेता तो अच्छा होता। इस तरह की समाज में जो कुछ घटनाएं हुई हैं जिससे लोग परेशान होते हैं भेदभाव जैसी बातों से। मैं इस भेदभाव या रंग संघर्ष पर एक छोटी सी कहानी आप लोगों के बीच बताऊंगी। आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। एक छोटा सा बालक था, वो मात्र 5 साल का लड़का था। अपने समाज में रह रहे इन भेदभाव के बीच में रहता था। जैसे उसके समाज में 2 तरह के लोग रहते थे। वो इन बातों को नहीं समझ पाता था क्योंकि वो बहुत छोटा था। तो कहीं ऐसे कुछ बच्चे खेल रहे होते थे तो वो जब जाता वहाँ पे तो उसको मतलब वो बच्चे लगते भगाने कि चलो चलो यहाँ से जाओ, तुम वहाँ जाओ। फिर या तो अपने ही वहाँ से उठकर चले जाते थे। मानो उसको लगता था कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फिर वो अपने घर जाता और अपने मम्मी पापा से इस बातों को कहता और सुनता कि माँ, मैं जब जाता हूँ उन लोगों के साथ फ्रेंडशिप करने, दोस्ती करने और उनके साथ खेलने की सोचता हूँ तो वो लोग हमें भगा देते हैं या वहाँ से चले जाते हैं। तो उसके मम्मी पापा ने उसको थोड़ा प्यार से सहला और बोला, जान दो बेटा, कोई बात नहीं है, तुम अपने घर पे ही खेलो, अपने आसपास ही खेलो। तो इस तरह की चीजें उसके साथ होती रही। धीरे धीरे समय बीतता गया और वह लड़का बड़ा होता गया। बड़ा होने के बाद जब उसको ये बातें समझ में आई कि वो हमारे साथ ही नहीं ऐसा हो रहा है, ये तो हमारे जैसे दिखने वाले सभी लोगों के साथ ऐसा कर रहे हैं। जैसे यहाँ हमारे काले होने की वजह से हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो इस बात को वह सोचता और बड़े होने के बाद थोड़ा उसका विकास हो गया था अपने बुद्धि का। तो इस बातों का विचार करके उनके लिए लड़ना, उसके मन में साहस हुआ कि मैं इसके लिए काम करूंगा, इन चीजों को खत्म करूंगा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक संगठन बना उनके अपने हम उम्र के बच्चों के साथ, लड़कों के साथ। बनाने के बाद वो सरकार से अपील करने लगा कि जैसे हमें अपने अधिकार और स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। हमारे साथ इस रंग पर क्यों भेदभाव किया जा रहा है? को तो प्रकृति की देन है ना, ये तो हमने खुद नहीं चुना। प्रकृति ने आपको गोरा बनाया और हमें काला बनाया, ये तो उसकी देन है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसने एक कोशिश की। उस कोशिश के दौरान वहाँ की सरकार बहुत ही जटिल थी, बहुत ही मजबूत थी, जिसके कारण उसे जेल में बंद कर दिया गया। और जेल में जाने के बाद वो उस व्यक्ति को 28 साल तक जेल में रहना पड़ा। 28 साल तक जेल में रहने के बाद उसे कुछ ऐसे गोरे लोग भी थे जो उनकी मदद करना चाहते थे, उनकी दमनकारियों के नीति को समाप्त करना चाहते थे। भेदभाव इस तरह से नहीं होता था, उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव होता था। जैसे निचले स्तर का जो भी काम रहता था, स्कूल, ऑफिस और जो रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, सबके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं थी। जो काले लोग थे उनके लिए अलग व्यवस्थाएं, जो गोरे लोग थे उनके लिए अलग व्यवस्थाएं थी। तो इन चीजों से वो बहुत परेशान होते थे, उनका विकास रुक जाता था और वो अपने जो विकासशील परिवर्तन था उसमें बहुत पीछे हो जाते थे। इस कारण से उस व्यक्ति में एक साहस भरी जो है कि लड़ाई लड़ने की बात आई। फिर क्या हुआ कि जब वो जेल से बाहर आए, कुछ लोगों ने मदद की। जब वो बाहर आए तो फिर से अपने काम पर फोकस किया और शुरू हुए, स्टैंड लिए। क्या किए कि
इलेक्शन हुआ और चुनाव में वो भाग लिए। चुनाव में जब भाग लिए तो उन्होंने 400 सीटों पर 256 सीटों पर अपनी जीत हासिल की। मानो उनके समाज में इस तरह से खुशियों की लहर आई जैसे मानो उन्हें नया जन्म मिल गया हो, और अपनी खुशियों को बहुत बेहतरीन तरीके से मनाते रहे। और उस रात की 26 अप्रैल 1994 की रात उनकी जो है कि देश के आजादी के झंडे लहराए गए, जिससे उनका उद्धार हुआ। और वह व्यक्ति कहा कि मैं ऐसे समाज की कल्पना करता हूँ, मैं ऐसे समाज की कामना कर रहा हूँ जिसमें सभी को स्वतंत्र और समान न्याय दिया जाए, समान कानून बनाया जाए, जिससे अपने वो देश के नए कानून का निर्माण किए। वो व्यक्ति थे नेल्सन मंडेला, जो उनकी कहानी थी दक्षिण अफ्रीका की। वहाँ तो खैर रंग पर भेदभाव था, ऐसा नहीं कि हमारे भारत में भेदभाव नहीं था, यहाँ भी हमारे समाज में भेदभाव था, ऊंच और नीच का भेदभाव और जाति और धर्म का भेदभाव, जिसके लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने बहुत बड़ा संघर्ष किया और हमारे लिए एक नया कानून बनाया जो सबके लिए समान न्याय की बात करता हो। आप लोग अपना यहाँ कीमती समय देकर हमें सुनने आए, हमारा सम्मान दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कहना चाहूंगी कि क्या हमारे समाज में इस तरह के भेदभाव होने चाहिए? नहीं होना चाहिए ना। इससे हमारे समाज का विकास रुक जाता है। हमारे समाज की जो कामना होती है, कल्पना होती है, हम नहीं कर सकते हैं। कुछ बातों में हम पीछे हो जाते हैं, हम वहां तक सोच ही नहीं सकते हैं। जिसके साथ ये सारी भेदभाव की बातें की जाती हैं, वह व्यक्ति वहां तक सोच ही नहीं सकता कि हमारे भारत का विकास हो या हमारे देश का विकास हो। वह अपने ही परेशानियों से जूझ रहा होता है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने समाज को एक नई दिशा देने के लिए हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हमें भेदभाव कम करना होगा। लेकिन यहाँ हमारे भारत में अभी भी कुछ लोग धर्म और जाति के नाम पर, ऊंच और नीच के नाम पर, किसी को गरीबी और अमीरी के नाम पर भेदभाव कर रहे हैं। क्या सर आप बताना चाहेंगे कि ऐसा है कि नहीं? जी है जी। तो इसका जो है कि सलूशन या उपाय आप बताएंगे कुछ? जी, इसके लिए हमारे स्वर्गीय श्रद्धेय भीमराव अम्बेडकर साहब ने एक पंक्ति लिखे थे कि शिक्षा ऐसा शेरनी का दूध है, शिक्षा ऐसा शेरनी का दूध है कि जिसको ग्रहण कर ले वो हमेशा अगली पंक्ति में ही पाया जाएगा, उसे पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी सर। तो और 1900 समथिंग 17 मार्च 1907 को माधवी वर्मा जी का जन्म हुआ था। जी सर। उन्होंने भी लिखा था कि शिक्षा और स्वास्थ्य, जिस देश में अगर शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों काबिले तारीफ है उसका विकास हो सकता है, तो विनाश से कोई रोक नहीं सकता। जी सर, बहुत अच्छा। शिक्षा और स्वास्थ्य पे अगर ध्यान दिया जाएगा, बच्चे का स्वास्थ्य कैसा है, बच्चे की शिक्षा कैसी है, तो उस राष्ट्र का विकास हो सकता है, लेकिन कल्पना भी नहीं की जा सकती। जी सर। इसी बात को माता जी ने एक सवाल आप कहे थे कि महिलाओं को बता दीजिए कि नहीं, उस बात से तो हम अभी भी परेशान हो प्रधान जी की, जो बोले थे कि औरतों का ही केवल दायित्व बनता है और मर्द का क्या दायित्व बनता है, केवल दिन भर फ्रूटी के चक्कर में घूमते रहते हैं। नहीं सर, अभी हम आप महिलाओं के लिए महिलाओं केवल उसमें महिलाओं का ही दायित्व तो नहीं है। सिटी में जाकर के देखिए, क्या पति क्या पत्नी, उनको ये मतलब बच्चा कोचिंग गया कि नहीं, स्कूल गया कि नहीं, जिसको जब टाइम होता है वो ये नहीं देखता है कि औरत ही तैयार करेगी। आदमी भी तैयार करते हैं, स्कूल तक छोड़ते हैं, इसलिए आज हमारे देहात पिछड़ रहा है। उसी बात पर मैं आपको संविधान का कुछ ऐसा महत्वपूर्ण पहलू बताऊंगी जो अपने अधिकार की बात होती है। जैसे हमारा एक मौलिक अधिकार है। क्या आप सभी को अपने मौलिक अधिकार के बारे में पता है? माता जी आप लोग बताएंगे, आपको अपने जितने भी मौलिक अधिकार हैं आपको पता है? या आप किस प्रकार से इस भारत में स्वतंत्र है ये पता है? जीवन पियावा में 7 गो बचरिया बताओ जानत है वो लोग ना।
नहीं, मैम का कहने का उद्देश्य है कि जो अपना 6 मौलिक अधिकार है ना, पहले 7 था तो उसको धन संबंधित अधिकार को हटा दिया गया था। समानता का, स्वतंत्रता का, साथ में पूजा करने का, पढ़ने का, लिखने का, ऐसे करके है 5-6। उस मेन चीज उस पर डिपेंडेंट होना चाहिए। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि जैसे आप नहीं पढ़ रही तो आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको कहिए कि आप पढ़िए, अपने अधिकार को जानिए, अपने स्वतंत्रता को जानिए। जब आप अधिकार जानेंगे, स्वतंत्र होंगे, तो आप किसी के द्वारा नहीं सताए जाएंगे और किसी के द्वारा पीछे नहीं खींचे जाएंगे। जैसे हमारे पास कुल 6 प्रकार के अधिकार हैं। समता और समानता का अधिकार, जैसे हमें किसी भी क्षेत्र में समान रूप से पाने का अधिकार है। महिलाओं या पुरुषों किसी की भी बात हो, समता और समानता एकदम बराबर है। और स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का भी अधिकार हमारे पास कुल 6 प्रकार के हैं। जैसे हमें बोलने का अधिकार, अभिव्यक्ति करने का अधिकार, और किसी भी बात पर सभा करने का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार, और हम किसी भी क्षेत्र में भ्रमण करने का अधिकार, व्यापार करने का अधिकार, और भारत के किसी भी क्षेत्र में रहने या बसने का अधिकार। इस प्रकार से हम स्वतंत्र हैं। और दूसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और उसके बाद है कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। जैसे हम अपने धर्मों को अपने अपने अनुसार संरक्षित करने का अधिकार मिला है। जो भी चाहे अपने धर्मों को संरक्षित कर सकता है। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जैसे कुछ माताएं लोग कह रही थी कि सरकारी स्कूल में क्लास नहीं चलते हैं, पढ़ाई नहीं हो रही है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो काम सिर्फ एक अधिकारी ही कर सकता है। आप भी कभी जाइए, सर्वे करिए, अगर क्लास नहीं चल रहे हैं तो आप कंप्लेन कर सकती हैं कि हमारे यहाँ सरकारी स्कूल चल रहे हैं, यहाँ पे क्लास नहीं चल रहा है, मैम लोग नहीं पढ़ा रही हैं, बैठी हैं या कुछ भी कर रही। तो इसके लिए अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप अपने अपना आवाज उठा सकती हैं, ठीक है। तो हमें दूसरों को दोषी देने के बजाय अपने काम करने चाहिए, अपने काम पर फोकस करना चाहिए। वो दूसरा खुद अपना काम करने लगेगा। जब हम शिक्षित होंगे, संगठित होंगे, तो दूसरे को हम बैठने नहीं देंगे, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करेंगे ना। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त हमें देकर यहाँ पर हम लोगों को सुनने आए और हमारा सम्मान किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना नाम बताइए। My name is Tanishka. कौन से स्कूल में पढ़ती हैं? My school name is SKJH Public School. कौन सी क्लास है? 3rd. तो आपको सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा लगता है? Math. मैथ। और कोई पोएम याद है आपको अपनी क्लास की? आप सुनाइए। English के लिए कोई जो आपको अच्छी लगे। Johnny, yes papa, eating sugar no papa, telling him no papa, open your mouth. पहले हम अपने घर से शुरू करें, तो घर में एकता दिखाइए आप, धीरे धीरे वो हमारे समाज में दिखने लगेगा। और इसकी सबसे बड़ी वही है ना कि पहली सीढ़ी शिक्षा है। जब शिक्षित रहेंगे इंसान तो उनको पता चलेगा कि क्या चीज हमारे अंदर कमी है, क्या नहीं। और बड़े छोटों को इज्जत करना बच्चों को बचपन से ही सिखाना जाना चाहिए। तो ये चीजें अभी थोड़ी ज्यादा हो रही है कि लोग बड़ों का आदर नहीं कर रहे हैं, तो ये खत्म करनी है, इसको भी बस रोकना है। इसी पे हमारा मेन फोकस है, ठीक है सर। और जैसे गरीबी ज्यादा हो रही है जी, गरीबी जी, जैसे लोग कह रहे हैं कि गरीबी बढ़ रही है, ऐसा कुछ है? जी, गरीबी दिन पे दिन बढ़ तो रही है, मगर आदमी आवश्यकताओं के पीछे ज्यादा भाग रहा है, ये भी गरीबी का एक कारण है। जरूरतें बढ़ जा रही हैं इस वजह से भी। जरूरत पे भी अगर कंट्रोल किया जाए, ठीक, नोकिया सैमसंग छोटे फोन से भी काम चल जा सकता है, तो एप्पल की लेने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब आवश्यकता बढ़ रही है इस वजह से, इसलिए गरीबी है। लोग आटा चक्की पे भी जा रहे हैं तो बाइक से जा रहे हैं, साइकिल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। 500 का रिचार्ज कर रहे हैं
मगर 500 का बच्चों के बुक पे और पेन पेंसिल पे ध्यान नहीं दे रहा। मतलब गांव में ये कमी है जी। एजुकेशन के मामले में, मतलब घर वाले कमी कर रहे हैं बच्चों में। साइंस इतना ऊपर तक पहुंच चुका, उस आधार पे कम है जितना मतलब मानवता में कमी आ रही ना सर, जी। जैसे मदद लोग किसी को वक्त नहीं दे रहे हैं जी। तो ये चीजें, इसका जैसे निवारण क्या होगा, कैसे खत्म होगा ये? जब तक शिक्षा पे नहीं बल दिया जाएगा तब तक कोई चारा नहीं है निवारण करने का। इसका हर बीमारी का जो है कि शिक्षा जो है कि निवारण कर सकती, शिक्षा से ही हर चीज का निवारण संभव है। एकता जैसे हमारे समाज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जी ये मानते हैं। जी। तो समाज से मेरा मतलब है कि अगर हम अपने गांव से शुरू करें जी। तो एक लेवल पे जा सकते हैं इंसान। तो आपके गांव में भी मतलब एकता है? एकता और अराजकता दोनों मिली है। जी बताइए, अपना नाम बताइए। माय नेम इज साधना यादव, कौन सी क्लास में? 4th। ठीक है, और पोएम सुनाइए, पोएम अपने क्लास की। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती हैं, कलियां दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट से मुस्कुराती हैं, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आतोड़ लगाती हैं, ये जग के सिंजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। जब छम छम बूंदें गिरती हैं, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है, चुपचाप चमक तो तारों की महफिल जब रात सजाती है, जब चांद शान से उगता है सारी दुनिया सो जाती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, ये जग के सिंजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। इस कविता के रचयिता राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। श्यामजीत यादव। तो जैसे कि बेरोजगारी के कोई 3 कारण बताएंगे सर? बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण शिक्षा है, दूसरी परिवार भी है। शिक्षा का मतलब कि कोई भी व्यक्ति शिक्षा को शिक्षा नहीं समझ रहा है। बस ये नहीं कि नौकरी करना ही शिक्षा ग्रहण करने का मेन उद्देश्य नहीं है। शिक्षा से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है और शिक्षा जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। हाई स्कूल इंटर पास हो गए, समझ रहे हैं कि बस शिक्षा हम ले ली, उससे नौकरी भी नहीं मिल पा रही है और शिक्षा भी नहीं मिल पा रही है। और परिवार कैसे? परिवार में विघटन है। ग्रामीण परिवेश में जब बच्चा पढ़ने लायक हो रहा है तब तक परिवार का विघटन हो जा रहा है, अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है। अपना नाम बताइए। माय नेम इज अंकुश यादव, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 12th में। अच्छा, पोयम याद है? यस। सुनाइए। मछली जलती रानी है जो नुसता पानी है, बताओ तो जाए पानी डालो मर जाए तो धर्म डालो बच्चे। बोलिए चोरी बाबा की। बताइए मैडम। जी, नाम बताइए सर। मेरा नाम नंदलाल यादव। आप ग्राम प्रधान है यहाँ? नहीं, इस समय भूतपूर्व प्रधान है, भूत हूँ, वर्तमान नहीं। तो आपको मतलब अपने गांव में क्या लगता है, क्या बदलाव होने चाहिए? हमारे गांव में बदलाव यही होना चाहिए सर कि जैसे आप लोग जैसे आए, देखिए शिक्षा ही सबसे बड़ा इस समय जो महान है। जिसके पास शिक्षा नहीं है, कहा जाता है कि जिसके पास विद्या नहीं है, विद्या ही एक ऐसा धन है, कितना हो धन कमा करके 2 तल्ला 3 तल्ला बिल्डिंग बना लेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर विद्या ही एक ऐसा धन है कि अलग होने के बाद भी अगर इसको जितना हमारी विद्या बढ़ेगी, इसमें कोई हिस्सा लेने वाला नहीं। शिक्षा में जो लड़का अगर 50 लाख रुपया कमा लें, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर हमारी विद्या है तो हम जान रहे हैं कि हम उसी धन को बांट करके, इसमें से कोई खर्च नहीं होता, ये जितना ही बांटेंगे उतना ही बढ़ता जाएगा। और ये हमारे गांव में बड़ी आज खुशी है कि आप लोगों का दर्शन मिला। हमें आप लोगों को पा करके ये खुशी है कि ऐसे लोग अगर आ करके हमारे गांव में 10 को अगर मीटिंग अगर होती तो हमारा गांव विकास के रास्ते पर हमेशा चले। क्योंकि हमारे गांव में जो मैडम जी बताई कि एकता, तो एकता जैसे 5 अंगुली है सर, 5 अंगुली में अगर 1 अंगुली से मैं किसी को दबाऊंगा तो ये टूट जाएगी, लेकिन आपने लकड़ी से तोड़वा करके बता दिया कि एकता में दम। तो 5 अंगुली अगर हम 5 अंगुली से अगर किसी को ढकेलेंगे तो ढकेल लेंगे, लेकिन अगर 1 अंगुली से करेंगे तो अंगुली टूट जाएगी। और मैं दूसरे की तरफ क्या देखूं, जैसे मैं दिखाता हूं कि आप खराब हैं तो 3 अंगुली हमारे तरफ दिखाती है कि आप खराब हैं। तो पहले आप सुधारो तो फिर इसके बाद तो दूसरे को सुधारो। तो हमारे गांव के जो चाची ने बताई, अनपढ़ है
लेकिन आज मैं बता रहा हूं कि पूरे क्षेत्र भर में जैसे अपने बस्ती में सबको ले करके इकट्ठा होकर करके जब चली है तो 10 महिलाओं को बुला करके कि चला हो बहनी, चला हो बहनी। यहाँ भेदभाव भी नहीं है। हमारे यहाँ तो मैं जानता हूँ कि हमारे गांव में भेदभाव नहीं है, क्योंकि पहले भेदभाव था कि चमार हैं, ये अहिर हैं, ये बावन हैं, ये ठाकुर हैं। लेकिन जब से अब ये कार्यक्रम शुरू हो गया, जो शिक्षित होते गए तो सब वो भेदभाव को छोड़ करके अब सभी लोग गाँव में भेदभाव हम करेंगे, लेकिन शहरिया में नहीं ना करेंगे। इसलिए मैडम जी आप लोग जो बता रही हैं, जैसे एकलव्य था, द्रोणाचार्य जी से वो शिक्षा ले रहा था, जात का मुसहर था, उसको अर्जुन को पूरी विद्या सिखाए और उसको अपने यहाँ से जब टाल दिए, वो जा करके उनकी प्रतिमा रख करके वो धनु विद्या में सबसे आगे निकला। फिर भी बड़ी बिरादरी के लोग उसका दान में उसका दाएं हाथ का अंगूठा मांग लिए। बताइए कितना सताया गया है। आज हम लोग ये जो छोटी बिरादरी के लोग हैं, कहा जाता है कि ये उस पार के लोग आए थे। कहानी में बताता हूँ कि जैसे गंगा वो पार के 7 लोग आए थे और ये इधर के जो 27 आदमी थे और उधर के हमारे यहाँ के 7 आदमी थे। तो कहे कि बाहर हमनी के। देखिए हिम्मत कभी नहीं हारना चाहिए। हम लोग जब पढ़ते थे तो लिखा गया था कि हम सबके थे प्यारे बापू, लगते 2 थे दुबले बापू, भारत के उजियारे बापू। आज सबकी 5 रुपये का नोट होगा चाहे 500 का नोट होगा, उस पर गांधी जी का फोटो दिखाई देता है। क्यों दिखाया जाता है? एक नेता थे सुभाष चंद्र बोस, कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो उसका नाम आता है कि सुभाष चंद्र बोस। पता नहीं है लेकिन उनका नाम आता है ना। इसी तरह मैडम जी जो हमारे गांव में जो शिक्षा है, अगर सभी लोग शिक्षित हो जाएंगे तो जो दूर व्यवहार होए वो सब खत्म हो जाएगा। हम लोग एकता के बल पर चलेंगे। अगर एकता बना करके चलेंगे, अहिर भर चमार डो मुसहर 36 जात अगर चलेगी। जैसे कि आज 5 लोग जो बड़े बड़े अधिकारी, हम अपने बच्चों को शिक्षा अगर दे देते, इसी गांव में हमारे गांव में कोई ऐसा आज बस्ती का कोई नहीं है एक ऐसा कि कोई अधिकारी है। एक ही लालमैन थे, वो पूरे क्षेत्र को नचा डाले थे। लेकिन आज कोई शिक्षा में हमारे बस्ती में कोई है नहीं। मैं ये सोचता हूँ कि अगर हमारे गांव में अगर एक हरिजन का बेटा, एक अहिर का बेटा कोई अधिकारी बन जाए तो हमारे गांव का नाम रोशन होगा कि नहीं? आप लोग वहाँ से आए हैं बस का इसी तरह बताने के लिए कि भैया आप लोग शिक्षित हो जाए। आपसे क्या मतलब था? लेकिन आप लोग वहाँ से आ करके, ओ सिस्टर ने हमारी बताई, बड़ी अच्छी बात बताई कि जो छुआछूत की बीमारी थी, आज वो छुआछूत की बीमारी नहीं है ना। जिसको हम सोच रहे हैं कि बहुत अच्छे हैं, उनसे बात ज़्यादा कोई परेशान नहीं। हम जान रहे हैं कि जितने लोग अच्छे हैं, जो जितना में काम कर रहा है उतना ही में वो परेशान है। और सब लोग शिक्षा अगर ग्रहण कर लेंगे तो कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे आप बोल रही हैं, जैसे वो बच्ची है उस स्कूल में जब पढ़ी है, आप बुलाई तुरंत तत्काल तर बोलना सीख ली। अगर जो नहीं जानेगा तो क्या करेगा? वो पीछे हटेगा कि नहीं हटेगा? वो हमारे यहाँ के हवलदार हैं इस समय मिलिट्री में, उनको उन्हीं के ऊपर मैं उनकी बात बता रहा हूँ। उनको लाठी डंडा से लोग खदेड़ते थे और आज अपने टीम के सबसे 1 नंबर के अधिकारी जो आपके सामने बतिया रहे थे। तो ये कहा नहीं जाता है कि भगवान किसके ऊपर कब खुश हो जाएंगे। नहीं तो बहुत पढ़े लिखे थे। आज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब का नाम क्यों आता है? हमें अधिकार दिया गया कि हम अपने अधिकार को मांगो। जिसे मैडम जी ने बताया कि प्राइमरी स्कूल के मास्टर जो हैं नहीं पढ़ा रहे हैं, तो आप घर की गार्जियन है, जा करके वहाँ पर कहिए कि मैं आपके खिलाफ दरखास्त दूंगा, मेरा अधिकार है। आप अपने अधिकार को समझ लीजिए, सब कुछ ठीक है। कहाँ कोई दूर है? पढ़ लिख करके आप लोग जब ये जैसे आकर के समझा रही हैं, अगर आज से ही आप लोगों के कहने पर अगर हमारा गांव सुधर गया तो अब इससे बड़ा क्या चीज़ मिलेगा? हमें तो ये सीख मिल रही है। आप जितना ही कितना पढ़ाई वाला आदमी अगर कितना वो पढ़ता जाएगा, उसको सीखना ही सीखना। एक आदमी आया था विदेश से इंडिया में सीखने के लिए, सोचा कि मैं चलूँ तो हिंदी सीख लूँगा।
जब यहाँ से जब सीख करके जब गया, जब ट्रेन में बैठा तो एक आदमी कहा कि तनी घुसका भैया, तो घुसका ना शब्द पढ़ ले रहा। जब कलस की घुसका तनी, घुसका होला ना कि तनी कर घुसका, बच्चे अमन का भोजपुरी में बोल रहे घुसका, तो कलस की वो हो अभी कुछ हमें कमी है। तो कितना हूँ आप सीख लोगे, कितना हूँ जानकारी हो जाएगी, लेकिन अभी हमें कुछ कमी है। तो इसलिए अगर इस कमी को जान जाएंगे कि हमारे में कुछ कमी है, तो आप आगे जरूर बढ़ेंगे, किसी के कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आज मैडम जी लोगों की बात हमें अच्छी लगी कि आज आकर के हमारे ग्राम सभा तिलेसड़ा में आप लोगों ने ऐसा, अगर इस ढंग से आप लोग बताएंगी तो कोई परेशानी हमारे गांव को नहीं है। अगर इस बार बताए, उधर जा करके थोड़ा भरौटी में बता दीजिए, उधर बता दिए, चारों तरफ बता देंगे। जब सभी लोग एक हो जाएंगे तो किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने अधिकार लीजिए, अपने पास अगर दम है, आपके पास पैसा है, नहीं तो यहाँ मैडम जी किसी के पास खूब धन है, हमारे पास खूब धन है, हमें शुगर हो गया, मीठा रखा गया है, पैसा रख करके मैं मीठा नहीं खा पा रहा हूँ। देख लीजिए, और जिसके पास पैसा नहीं है और मीठा है, उसके पास पैसा नहीं है कि मैं खरीद करके खा लूँ। बताइए, तो दोनों में अंतर है कि नहीं अंतर? इसलिए हर एक काम को छोड़ करके अपने शिक्षा के तरफ ध्यान दीजिए। अब आप जानकार रहेंगे, अपने पास दम रहेगी तो जान लीजिए कि सब ठीक है। और जब अपन नहीं खराब बाड़ा तो दूसरा के का के वो खराब बताए, एक आगे बताएं, आप नीक बतावत हैं, समझाओ। देखिए सारी बात